गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द शौर्य एकेडमी। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से कंटिन्यू करे होंगे। ठीक है, आप सभी जानते हैं प्रीलिम्स में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो जो भी आपकी तैयारी है आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को अच्छे से और बेहतर ढंग से करिए। ओके, आप जानते हैं कल के क्लास में मैंने आप लोगों से खाद्य सुरक्षा के ऊपर डिस्कस किया था। फूड सिक्योरिटी के ऊपर मेरा कल का पूरा डिस्कशन था। ओके, और उसी के हिसाब से आज का जो हमारा क्लास है, जैसा कि मैंने आप लोग को, अगर आप लोग क्लास में अटेंड रहे होंगे तो आपको पता होगा कि मैंने फूड सिक्योरिटी क्लास का एक पार्ट कल के क्लास में डिस्कस किया था। और आज जो हमारा फूड सिक्योरिटी का क्लास है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है फूड सिक्योरिटी का पार्ट 2। ठीक है, क्लास का पार्ट 2 यानी कि दूसरा भाग। ठीक है, कल हम लोगों ने इसके काफ़ी सारे इसके जो भी आयाम हैं उनके ऊपर डिस्कस किया था। आज हम कुछ स्कीम्स की और नए टर्म्स की यहाँ पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हम एक बार देख लें कि हमने किन किन चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया था। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने डिस्कस किया था इसके इंट्रोडक्शन के ऊपर। ठीक है, कि फूड सिक्योरिटी क्यों आवश्यक है, इन सारी चीज़ों का इंट्रोडक्शन हमने देखा था कि क्या होता है खाद्य सुरक्षा। इस चीज़ को हमने यहाँ पर डिस्कस किया था आपसे। फिर हमने इसके 4 स्टेजेस की हमने यहाँ पर चर्चा की थी आप लोगों के साथ। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी आप लोगों से कि फूड सिक्योरिटी यानी कि खाद्य सुरक्षा जो है वो उसकी अवस्थाओं की हमने बात की। उसके बाद हमने देखा था कि ये आवश्यक क्यों है। ठीक है, खाद्य सुरक्षा आवश्यक क्यों है, ये हमने देखा था कि खाद्य सुरक्षा आवश्यक क्यों है। ओके, जिसमें हमने बढ़ती हुई जनसंख्या को देखा, बढ़ती उपभोग प्रवृत्तियों के पॉइंट को देखा, फिर हमने जलवायु परिवर्तन के पॉइंट को देखा और हमने कुपोषण संबंधी समस्याओं के बिंदु को देखा। ठीक है, आगे हम यहाँ पर देखेंगे कि इसी में हमने रोटी बैंक के ऊपर डिस्कस किया था। रोटी बैंक क्या होती है आप कमेंट करके बताइए। मैंने कल की क्लास में बहुत अच्छे से इसको बताया था। फिर हमने यहाँ पर जल के अभाव के एक पॉइंट को देखा था। भारत में कृषि जोत के आकार का छोटा होना, बढ़ती हुई प्राकृतिक आपदाएं, इन सभी को हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया और हमने बताया कि क्यों हमारी खाद्य सुरक्षा या फूड सिक्योरिटी क्यों आवश्यक है, फूड को सिक्योर करके रखना, प्रिजर्व करके रखना। ठीक है, उसके बाद हमने पीडीएस सिस्टम के ऊपर डिस्कस किया था, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के ऊपर हमने डिस्कस किया था। ओके, उसके बाद हमने डिस्कस किया था इस पीडीएस के बाद पीडीएस के दोष के ऊपर। ठीक है, यानी पीडीएस सिस्टम की क्या हानियां हैं, हमने उसको डिस्कस किया था आप लोगों के साथ। उसके बाद हमने डिस्कस किया आरपीडीएस को, यानी कि पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आरपीडीएस को हमने डिस्कस किया आप लोगों के साथ। देन हमने यहाँ पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि टीपीडीएस की हमने यहाँ पर चर्चा की थी। ठीक है, उसके सारे आयामों को हमने यहाँ पर एक एक करके देखा और ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस की। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि पीडीएस में सुधार लाने के लिए क्या क्या पहल की गई हैं, क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं, इन सब के ऊपर हमने चर्चा किया था कल की क्लास में। और उसके बाद हमने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के ऊपर हमने बात की थी अच्छे से कि क्यों है, क्या है, कैसे है, इन सारे टर्म की हमने इसके ऊपर अच्छे से डिटेल डिस्कशन किया था। ओके, आगे हमने बात की थी एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम के ऊपर, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम के ऊपर हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। उसके बाद हमने बात किया राष्ट्रीय पीएम पोषण योजना के ऊपर, नेशनल पीएम पोषण योजना के ऊपर हमने यहाँ पर बात किया था। ठीक है, जो कि मिड डे मील का ही रूपांतरित एक रूप है। उसके बाद आज का जो हमारा क्लास है वो हम स्टार्ट करेंगे अन्नपूर्णा योजना से। ठीक है, अन्नपूर्णा योजना से, अन्नपूर्णा स्कीम जो है, यहाँ से आज का हमारा क्लास स्टार्ट होगा। इससे पहले जिन जिन टॉपिक्स के ऊपर हमने चर्चा की थी वो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, तो देखते हैं हमारे अन्नपूर्णा योजना में क्या क्या है, क्या ये स्कीम है, इसके क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं, क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो देखते हैं, बढ़ते अपनी क्लास की ओर। आज का जो हमारा क्लास है वो यहाँ से है। ओके, ग्रामीण विकास मंत्रालय। अब देखिए, आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि अन्नपूर्णा योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित है। ठीक है, वर्ष 2001 में इस योजना की शुरुआत की थी। सन 2001
से सन 2001 में इस योजना की शुरुआत की अन्नपूर्णा योजना की किसने की? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अनुमानित आवश्यकता के अनुसार अनाज आवंटित करता है। यहाँ पर ये बताया गया कि जो खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग है, ठीक है, ये क्या करता है? ये अनाजों का वितरण ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अनुमोदित जो है उन्हीं के अकॉर्डिंग उनका आवंटन करता है। कौन करता है? खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ठीक है, आगे देखिए, इस योजना में 65 वर्ष या उससे अधिक उम्र के उन बुजुर्गों को शामिल किया गया है जिन्हें वृद्धा पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। अन्नपूर्णा योजना के तहत ऐसे बुजुर्गों को अनाज की उपलब्धि कराई जाएगी जो कि 65 वर्ष से अधिक हैं या 65 साल के हैं और उन्हें वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है किसी भी प्रकार का। ऐसे प्रत्येक बुजुर्ग को प्रति माह 10 किलोग्राम अनाज जिसमें गेहूं या चावल मुफ्त में दिया जाएगा, ऐसा इसमें प्रावधान है। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। ये अन्नपूर्णा योजना से संबंधित आपने समझ लिया कि बुजुर्गों के लिए है, 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए जिन्हें कोई भी किसी भी प्रकार की वृद्धा पेंशन नहीं मिल रही है। ठीक है, 10 केजी प्रति माह चावल या गेहूं उन्हें मुफ्त में मुहैया कराया जाएगा। ओके, आगे हमारा नया है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। ठीक है, ये मिशन क्या है? अगर हम इसे देखें तो इसका शुभारंभ अक्टूबर 2007 में एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में किया गया है, यानी कि एक सेंट्रल प्रायोजित योजना है, केंद्र सरकार की योजना है ये। कौन सा? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। ठीक है, इसका उद्देश्य 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक चावल, गेहूं, दालों के वार्षिक उत्पादन में क्रमशः 10 मिलियन टन, 8 मिलियन टन, 2 मिलियन टन तक की वृद्धि करना था। यानी कि सन 2007 में इसका शुभारंभ किया गया था और लक्ष्य रखा गया था कि पंचवर्षीय योजनाओं में 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक चावल, गेहूं और दाल, चावल का उत्पादन 10 मिलियन टन, गेहूं का उत्पादन 8 मिलियन टन और दालों का उत्पादन 2 मिलियन टन तक बढ़ाना का इसमें एक लक्ष्य रखा गया था, जिसमें 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसका लक्ष्य 25 मिलियन टन अतिरिक्त उत्पादन रखा गया, जिसमें 10 मिलियन टन चावल, 8 मिलियन टन गेहूं और 4 मिलियन टन दालें तथा 3 मिलियन टन मोटे अनाजों को शामिल किया गया। ठीक है, यानी कि पहले जहां 11वीं पंचवर्षीय योजना में 10 मिलियन टन चावल की उत्पादकता, 8 मिलियन टन गेहूं की उत्पादकता और 2 मिलियन टन दालों की उत्पादकता बढ़ाने की बात थी, वहीं पंचवर्षीय योजना में इसका लक्ष्य 25 मिलियन टन रखा गया, जिसमें कि 10 मिलियन टन आपका चावल शामिल है, 8 मिलियन टन आपका गेहूं है, 4 मिलियन टन आपका क्या हो गया यहाँ पे? दाल हो गया, और उसके बाद आपका 3 मिलियन टन जो है मोटे अनाज हैं। आप अगर इनको ऐड भी करते हैं तो आप देखते हैं 18, 4, 22, 3, 25 मिलियन टन तक का ये पूरा जो लक्ष्य है 12वीं पंचवर्षीय योजना में ये रखा गया। ठीक है, आगे देखते हैं हम क्या है। आगे आता है यहाँ पर ये जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं। आगे आता है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, NFSA वर्ड आपने ज़रूर सुना होगा इकोनॉमी के अंतर्गत, या भी अगर आपका इन चीज़ों से रिलेशन है, आप इन चीज़ों से को पढ़े हैं, जानते हैं, तो आप ज़रूर NFSA वर्ड को आप बराबर देखते होंगे। आपको भले इसका ये फुल फॉर्म ना पता हो, लेकिन आप NFSA तो ज़रूर पढ़े होंगे, ज़रूर देखे होंगे कभी ना कभी, कहीं ना कहीं। हालांकि 2013 से ही स्पष्ट है कि 2013 में ही इसका स्टार्टिंग है। यहाँ पर क्या पॉइंट है कि NFSA एक्ट 2013 भारतीय संविधान के भाग 4 में क्या आता है? राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी कि DPST। ठीक है, उसके अंतर्गत नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत DPSP के अंतर्गत अनुच्छेद 45 में उल्लिखित राज्य का कर्तव्य है
कि वह लोगों के पोषण तथा जीवन स्तर को ऊंचा करने, लोक व्यवस्था में सुधार को सुनिश्चित करें। ठीक है, यहाँ पर डीपीएसपी का आर्टिकल नंबर 45 ये उल्लिखित करता है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह लोगों के पोषण तथा जीवन स्तर को ऊंचा करने एवं लोक स्वास्थ्य में सुधार करने को लेकर के सुनिश्चित करे, ऐसी योजनाएं बनाए। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इस एक्ट को लाया गया है, एनएफएसए एक्ट को लाया गया है इसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि डीपीएसपी के जो पूरे प्रावधान हैं वो राज्य के ऊपर डिपेंड है कि अगर राज्य चाहे तो उन पर एक्ट बना सकता है, कोई भी प्रावधान कर सकता है। सरकार द्वारा निर्मित इसको प्रभावी किया गया है भारत सरकार द्वारा। यह देश की लगभग 2/3 आबादी यानी कि 67% को भोजन का कानूनी अधिकार प्रदान करता है। यहाँ पर ये जो एक्ट है ये हमारे देश के 67% आबादी को भोजन की, खाद्यान्नों की उपलब्धता की कानूनी अधिकार यहाँ पर प्रदान करता है। यह अधिनियम पूरे देश में 5 जुलाई 2013 से प्रभावी हो चुका है। इसका उद्देश्य गरिमामय जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा को यहाँ पर उपलब्ध कराते हुए उन्हें खाद्य एवं पोषण की सुरक्षा प्रदान करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या लक्ष्य है इसका कि गरिमा में जीवन जीने के लिए, ठीक है, एक डिग्निटी फुल लाइफ जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्यों पर, ऐसे मूल्य जो कि वो अफोर्ड कर सके, अफोर्डेबल हो, ऐसे मूल्यों पर गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा को उपलब्ध कराया जा सके। ठीक है, अब ये रहा पूरा किसका टॉपिक था वो हमने डिस्कस किया, किसका, इस एक्ट का। इसको कब स्टार्ट किया गया, कहाँ से इसका संबंध है, इसके क्या उद्देश्य है, ये सारी चीजों को हमने यहाँ पर देखा। ओके, आगे देखिए आता है खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। ये एक मंत्रालय है, उस मिनिस्ट्री का नाम है उपभोक्ता मामले। देखिए आप इसको ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री का जो नाम है वो क्या है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। ये जो मिनिस्ट्री है इसी के थ्रू इसको क्रियान्वित किया जाता है, किसको, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग को डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत इसको कार्यरत किया गया है, क्रियान्वित किया गया है। यहाँ पर ये बात की जाती है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। इसका प्रमुख नीतिगत जो उद्देश्य है, खाद्यान्नों की यथासंभव और कार्यकुशल खरीद के माध्यम से देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। ठीक है, यहाँ पर इसका उद्देश्य दिया गया है कि खाद्यान्नों की यथासंभव और कार्यकुशल खरीद के माध्यम से देश में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना। हालांकि कोई बहुत बड़ा उद्देश्य नहीं है, सारे स्कीम्स के यही उद्देश्य है। इसमें विभिन्न खाद्यान्नों की खरीद करना, खाद्यान्नों का स्टॉक करना, उनका रखरखाव करना, वितरण करने वाली एजेंसियों को खाद्यान्नों की सुपुर्दगी करना, खाद्यान्नों के उत्पादन, स्टॉक एवं मूल्य स्तरों की निगरानी करना शामिल है। ये सारी चीजें भी इसमें शामिल हैं कि आप स्टोरेज की अच्छी व्यवस्था रखें, खाद्यान्नों की खरीद कैसे करनी है, किस हिसाब से करनी है, ये सारी व्यवस्था आप रखें, स्टॉक करके रखें उनको, उसके बाद उनके वितरण को लेकर के उनकी पूरी सिस्टम को तैयार करें। ये सारी चीजें जो हैं वो इनका काम है, किसका काम है, खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, DFPD, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसका विजन देश के नागरिकों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ठीक है, इसका जो पूरा विजन है वो देश के नागरिकों को फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित करना है। इसका मिशन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्नों की कार्यकुशल खरीद, भंडारण और वितरण करना है। MSP के बेस पे, MSP का जो रेट सरकार तय करती है खाद्यान्नों को लेकर के, एक न्यूनतम जो मूल्य
सरकार सब्सिडी के तौर पर तय करती है, उसी के हिसाब से खाद्यान्नों की कार्य कुशल खरीद और स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन करना इसका एक मिशन के अंतर्गत इसका आता है। अब हम देखेंगे किसको, एफसीआई को, भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को। भारतीय खाद्य निगम एक सांविधिक निकाय है जिसका गठन खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत किया गया था। खाद्य निगम अधिनियम फूड कॉर्पोरेशन एक्ट 1964 के तहत भारतीय खाद्य निगम का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य है खाद्यान्न तथा अन्य खाद्य सामग्री का व्यापार करना और इससे संबंधित अनुषंगिक कार्यों को देखना। ठीक है, एफसीआई का जो उद्देश्य है वो फूड संबंधित जो भी व्यापार की चीजें हैं खाद्यान्नों की, उनको कार्यों को यहाँ पर देखना, ये इसका कार्य है, उद्देश्य है। यह उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है ये, उपभोक्ता मामले और खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। इसका मुख्य कार्य भारत सरकार द्वारा घोषित एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खाद्यान्न की अधिप्राप्ति करना, ऐसे ही प्राप्त खाद्यान्न का भंडारण करना, आवश्यकता से अधिक खाद्यान्नों की कमी वाले राज्यों को भोजन तथा सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राज्य सरकारों को जारी करना है। ये इसका पूरा उद्देश्य है। आगे इसमें पॉइंट है कि भारत सरकार के आदेशानुसार भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्नों के बफर स्टॉक का भी रखरखाव करता है और खाद्यान्नों के बढ़ते मूल्य को नियंत्रित करने के लिए घरेलू बाजारों में हस्तक्षेप करता है। ठीक है, यानी कि भारत सरकार के आदेश के अनुसार अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्नों के बफर स्टॉक का भी रखरखाव करता है, जो भी बफर स्टॉक है उसका भी केयर करता है ये, और खाद्यान्नों के बढ़ते मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए घरेलू बाजार में हस्तक्षेप भी करता है ताकि खाद्यान्नों का एक जरूरत से ज्यादा मूल्य न बढ़ पाए। इसका उद्देश्य किसानों को सुरक्षित रखने के लिए प्रभावी न्यूनतम समर्थन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत देश में खाद्यान्नों का वितरण एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए खाद्यान्नों के प्रचालन तथा बफर स्टॉक के संतुलन के स्तर को बनाए रखना है। ठीक है, यहाँ पर किसानों के हित लाभ की भी बात की जा रही है कि उनका भी हित बना रहे और जो भी उनका मूल्य है उनको उन्हें मिले, जो भी है, ये सारी चीजें हैं। आगे देखते हैं भारतीय खाद्य निगम की भूमिका और पुनर्गठन पर शांता कुमार नीति की रिपोर्ट। अब यहाँ पर क्या कही गई है इसको हम देखते हैं। भारत सरकार ने अगस्त 2014 में भारतीय खाद्य निगम के नवीनीकरण के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। जो एफसीआई था उसके नवीनीकरण के लिए एक समिति की गठन की गई जिसके अध्यक्ष शांता कुमार थे। इस समिति का कार्य भारतीय खाद्य निगम के प्रचलनात्मक कार्यकुशलता और वित्तीय प्रबंधन में सुधार के माध्यम से भारतीय खाद्य निगम को पुनर्गठित करने, खाद्य प्रबंधन में समग्रता सुधार करने हेतु रूपरेखा तैयार करना था। इस समिति का जो काम था वो एफसीआई के ऊपर पूरी तरीके से निगरानी करना, उसमें जो भी सुधार किए जा सकते हैं इन चीज़ों को मेजर करना, सारी चीज़ों को मैनेज करना, ये सारी इसकी जो रही हैं वो इसका लक्ष्य रहा है। और इसकी रिपोर्ट 2015 में प्रधानमंत्री को सौंपी गई थी। ठीक है, ये रहा है ये कौन सी रिपोर्ट रही है, ये शांता कुमार नीति रिपोर्ट। ठीक है, शांता कुमार की रिपोर्ट रही है ये। आगे आता है विश्व खाद्य नीति रिपोर्ट 2021, ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2021। वाशिंगटन डीसी स्थित अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान इंटरनेशनल फूड एंड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट IFPRI वाशिंगटन डीसी में ये इस्टेब्लिश है। वाशिंगटन डीसी में ये इस्टेब्लिश है अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान IFPRI या इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा हाल ही में विश्व खाद्य नीति रिपोर्ट 2021 जारी की गई है। यह विकासशील देशों में गरीबी, भूख और कुपोषण को कम करने के लिए अनुसंधान आधारित नीतिगत समाधान प्रदान करता है। यह विकासशील देशों में, ठीक है, कैसे देशों में, विकासशील देशों में जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां पर गरीबी, भूख और कुपोषण को कम करने के लिए अनुसंधान आधारित नीतिगत समाधान प्रदान करता है। इस रिपोर्ट की थीम थी ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम आफ्टर कोविड-19,
कोविड-19 के बाद खाने की, खाद्यान्न की जो व्यवस्था है उसको कैसे परिवर्तित किया जाए, क्या ट्रांसफ़र किया जाए, इन सारी चीज़ों की यहाँ पर बात की गई है इसके थीम के अंतर्गत। ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम आफ्टर कोविड-19। भारत में लगभग 80 मिलियन हेक्टेयर भूमि को सामान्य रूप से वर्गीकृत किया गया। इसमें एक जल निकाय और चारागाह भी शामिल थे। इसके तहत विश्व खाद्य नीति रिपोर्ट के तहत ये कहा गया कि भारत में लगभग 80 मिलियन हेक्टेयर भूमि को सामान्य रूप में वर्गीकृत किया गया है। जो सामान्य रूप है उनके हिसाब से उनको वर्गीकृत किया गया है। इसमें एक जल निकाय और चारागाह भी शामिल है। आगे, यह सामान्य क्षेत्र देश में 350 मिलियन से अधिक लोगों के लिए आजीविका का स्रोत प्रदान करता है। जो ये 80 मिलियन का ये क्षेत्र है, सामान्य क्षेत्र, नॉर्मल एरिया, ये 350 मिलियन लोगों को, हमारे देश के लोगों की आजीविका का सोर्स है। विश्व के स्तर पर देखा जाए तो लगभग 95 मिलियन लोग ज़्यादातर अफ्रीका में अत्यधिक गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं। विश्व स्तर पर 95 मिलियन लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। ज़्यादातर जो है वो अफ्रीका में है। पहले की तुलना में कोविड-19 महामारी के कारण गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में 150 मिलियन की वृद्धि का अनुमान है। यानी कि पहले जो गरीब थे उनमें 150 मिलियन लोगों की बढ़ोतरी हुई है कोविड-19 के बाद। हालांकि ये हो जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से कोविड-19 के बाद स्थिति रही है देश की, विश्व की, ये तो बढ़ना तय ही है। वैश्विक स्तर पर रोजगार में महिलाओं की हिस्सेदारी 39% है। हालांकि महामारी के दौरान उन्हें 54% तक की नौकरी का नुकसान हुआ है। ठीक है, क्योंकि जानते हैं असंगठित क्षेत्र से लोगों की कोई श्योरिटी नहीं होती है, लोगों को अपना काम बंद करना पड़ता है। वैश्विक स्तर पर 39% की हिस्सेदारी थी महिलाओं की भागीदारी रोजगार में, लेकिन जो कि 54% तक कम हो गई है, ऐसे यहाँ पे अनुमान लगाई गई है। आगे देखते हैं क्या है। आगे देखिए, बफर स्टॉक। ठीक है, आगे यहाँ पे आता है बफर स्टॉक। हम जानेंगे कि बफर स्टॉक क्या होता है। ठीक है, अब देखिए, बफर स्टॉक एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत मूल्य में उतार चढ़ाव से बचने के लिए आकस्मिक आपातकालीन स्थितियों में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए खाद्यान्नों का भंडारण किया जाता है। बफर स्टॉक का मतलब ये है कि जैसे आगामी समय में कैसी स्थिति होती है, कैसी नहीं होती है, मूल्य में खाद्यान्नों के क्या उतार चढ़ाव होते हैं, कैसे नहीं होते हैं, तो क्योंकि खाद्यान्नों की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही मूल्य बढ़ते या घटते हैं। अगर खाद्यान्न अधिक हैं तो जाहिर सी बात है मूल्य भी सामान्य रहेंगे, अगर वो कम हैं तो उनका मूल्य भी हाई रहेगा। तो इसी के लिए, इन चीज़ों से बचने के लिए, आपातकालीन आकस्मिक स्थितियों के लिए खाद्यान्नों को भंडारण करके रखा जाता है, स्टोर करके रखा जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बफर स्टॉक कहते हैं। सरकार बफर स्टॉक को साधारण कीमतों पर निर्गमित करती है ताकि देश भर में सभी के लिए खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके और उपभोक्ता अपने पोषण संबंधी आवश्यकताओं को उचित मूल्य पर पूरा कर सके। जब कोई ऐसी स्थिति आती है, आपातकालीन आकस्मिक स्थिति आती है, जब मूल्यों के में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव हो जाता है, तो एक ठीक ठाक अमाउंट पे सरकार इन बफर स्टॉक्स को निर्गमित कर देती है, वितरित कर देती है, और उसको आप अपने, तो यहाँ पर इसका एक उद्देश्य होता है कि लोग अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उन्हें सही मूल्य पर प्राप्त कर सके, ताकि उनकी जो पोषण संबंधी चीज़ें हैं उन्हें कोई इफेक्ट न पड़े, कोई प्रभाव न पड़े। बफर स्टॉक की अवधारणा चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 के दौरान दी गई थी। यानी जो हमारा चौथा पंचवर्षीय योजना था वर्ष 1969 से 1974 तक का, इसी के समय बफर स्टॉक की अवधारणा को यहाँ पर लाया गया था। इस व्यवस्था में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यानी कि हम बात कर रहे थे TPDS के बारे में, इसकी बात की गई है, और सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवश्यक खाद्यान्नों की पूर्ति करने के लिए भारत सरकार की ओर से एक खाद्य निगम आवश्यक बफर स्टॉक को बनाए रखना है। ठीक है, अब आगे देखिए, इसमें प्राकृतिक आपदाओं, खराब फसल जैसी विषम परिस्थितियां उत्पन्न खाद्यान्न संकट की समस्या का सामना किया जाता है और बाजार में खाद्यान्नों की आपूर्ति को बढ़ाकर बाजार में हस्तक्षेप करके खुले बाजार में खाद्यान्नों की कीमत को नियंत्रित किया जाता है। यहाँ पर हमने जैसे कि बताया कि जब भी कोई आकस्मिक ज़रूरत होती है, आपातकालीन स्थिति होती है, तब इनको निर्गमित किया जाता है ताकि बाजार का जो अस्थिरता का माहौल है उसे स्थिर किया जा सके। इन सब चीज़ों के लिए बफर स्टॉक का, जो भी हमारा फूड का जो रिजर्व है, उसको यहाँ पर
किया जाता है, स्टोरेज किया जाता है। आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा बफर स्टॉक संबंधित मानकों का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा इसके जो भी मानक हैं उनको निर्धारित किया जाता है। आगे देखिए, बफर स्टॉक से लाभ एवं हानियां। सबसे पहले हम इनके लाभ के ऊपर डिस्कस करेंगे, देन हम इनके हानियों के ऊपर आएंगे। देखिए, सबसे पहला जो लाभ है इसका क्या है बफर स्टॉक का, प्राकृतिक आपदा एवं खराब फसल की स्थिति में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। ठीक है, प्राकृतिक आपदा, जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए, कहीं बाढ़ आ जाए, सूखा आ जाए, सुनामी आ जाए, भूस्खलन हो जाए, ऐसी स्थिति में या फिर कहीं की फसलें खराब हो जाए व्यापक तौर पे तो वहां पर खाद्यान्न जो सुरक्षित अगर रखे गए होते हैं, स्टोर होते हैं, तो उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक बेनिफिट है। दूसरा, खुले बाजार में खाद्यान्नों की मांग एवं पूर्ति को संतुलित करने और खाद्यान्नों के मूल्य को स्थिर बनाए रखने के लिए, अगर हमारे पास स्टोरेज ज़्यादा होगा, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अगर आपके पास स्टोर खाद्यान्न होगा तो बाजार के मूल्य की उतनी ज़्यादा हाई रेट नहीं होंगी। अगर अवेलेबिलिटी होगी अनाजों की तो मूल्य ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, मूल्य भी समान रहेंगे, सामान्य टाइप के ही रहेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो मांग और पूर्ति का जो मामला है उसमें भी संतुलन बना रहेगा, बैलेंस बना रहेगा। ऐसा ना हो कि डिमांड हाई हुआ तो कॉस्ट इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि लोग उसे अफोर्ड ही ना कर पाएँ। तो इन सब चीज़ों का ये बैलेंस बनाता है। इसीलिए अगर बफर स्टॉक रहेगा, खाद्यान्न स्टोर रहेंगे, तो ये सारी समस्याएं नहीं आएंगी, इनका सॉल्यूशन रहेगा। खाद्यान्नों की अधिक उत्पादन की स्थिति में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उनका क्रय करके किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध होते हैं तो सरकार एक एमएसपी रेट जारी करती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसके थ्रू वो किसानों से अतिरिक्त अनाजों को खरीद करके उनका स्टॉक कर लेती है, उन्हें स्टोर कर लेती है, ताकि आगामी जब कभी आकस्मिक स्थितियां आए तो उस समय उनका यूज़ किया जा सके। और किसान को भी, क्योंकि जब माल ज़्यादा रहता है, स्टॉक ज़्यादा हो जाता है किसानों के पास भी, तो उनका रेट इतना गिर जाता है कि किसान को जितना मेहनत किया है वो मिल नहीं पाता है। तो सरकार एमएसपी के थ्रू उन्हें एक मिनिमम प्राइस दे देती है और जो भी अतिरिक्त खाद्यान्न होते हैं उनका स्टोरेज भी कर लेती है। और ये दोनों के लिए बेनिफिशियल हो गया, आकस्मिक समय में देश के भी वो काम आएगा और किसानों को भी उनके मेहनत का एक निश्चित अमाउंट मिल जाता है। खाद्यान्नों के संदर्भ में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना। ठीक है, अगर मांग पूर्ति बैलेंस रहेगा तो मुद्रास्फीति भी बैलेंस में ही रहेगी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी हानि के ऊपर। हम बात करें तो अधिक उत्पादन की स्थिति में सरकार द्वारा एमएसपी पर अधिक खाद्यान्न खरीदने से सरकार की भंडारण लागत बढ़ जाती है। अब देखिए, जैसा कि हमने कहा कि जब किसानों की खाद्यान्न की उत्पादन ज़्यादा होती है तो मार्केट में उसके मूल्य में गिरावट आ जाती है। ऐसे में सरकार एमएसपी के माध्यम से एक न्यूनतम राशि पर उनको अतिरिक्त अनाजों को खरीद कर लेती है स्टोर करने के लिए। लेकिन अगर ज़्यादा खरीद लेती है सरकार तो उसको स्टोर करने की समस्या सामने खड़ी हो जाती है, क्योंकि स्टोरेज का जो सिस्टम है वो बहुत कॉस्टली होता है, बहुत कॉस्ट लेता है। तो ये सारी समस्या आती है कि स्टोर करना और उसकी जो लागत है वो सरकार को वहन करना पड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। एक इसकी ये हानि है। दूसरा देखिए, बफर स्टॉक को बनाए रखने पर खुले बाजार में खाद्यान्नों की कमी हो सकती है। बफर स्टॉक को बनाए रखने पर खुले बाजार में खाद्यान्नों की कमी हो सकती है, जिससे वहां खाद्यान्नों की कीमत में वृद्धि हो सकती है। अगर आप बफर स्टॉक को निर्गमित नहीं करते हैं तो ओपन मार्केट में जब खाद्यान्नों का क्रय विक्रय होता है तो वहां पर अगर जो खाद्यान्न कम है उसके रेट जो है वो काफ़ी हाई हो जाती हैं, अगर बफर स्टॉक को निर्गमित न किया जाए तो। बफर स्टॉक को बनाए रखने पर काफ़ी धनराशि खर्च करनी पड़ती है, इससे प्रशासनिक लागतों में भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होती है। यहाँ पर देखिए, वही बात है कि स्टोरेज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं, प्रशासनिक लागतों में भी वृद्धि होती है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा भंडारण क्षमता से अधिक का अनाज क्रय कर लिया जाता है और उपयुक्त भंडारगृह न होने के कारण खाद्यान्नों की बर्बादी होती है। ठीक है, ये भी होता है कि आपने बहुत ज़्यादा खाद्यान्न खरीद लिया है लेकिन आपके पास उपयुक्त स्टोरेज की व्यवस्था न हो, सिस्टम न हो, तो ऐसे में अनाज जो है वो बर्बाद होते हैं। ठीक है, तो ये सारी इसकी लाभ और हानियों के इसके एस्पेक्ट्स रहे हैं, जो भी रहे हम।
तो यहाँ पर हमने चर्चा की इन सभी चीज़ों के ऊपर। तो फिलहाल फूड सिक्योरिटी से संबंधित हमारा जो टॉपिक था वो यहाँ पर एंड होता है। इससे रिलेटेड जो एमसीक्यू होगा उसके ऊपर हम अभी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। खाद्य सुरक्षा से संबंधित जो भी आपके तथ्य थे वो मेरी पूरी कोशिश रही है कि मैं उसे क्लियर आउट कर लूँ। फिर भी लगे आपको कि नहीं कोई चीज़ ऐसी है जो कि रह गया है क्लास में, तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं कॉमेंट में। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।